Hello students and parents. I welcome you all to the lecture of physics. Guys, I am Dr. Prashant Singhal and I'll just let you know something about myself. Guys, I am into this field of teaching physics from the last 9 years down the line, and I have an experience of teaching physics to students who are aiming for IIT JEE, those who are aiming for NEET, i.e. I can tell that they are aiming for medical and engineering entrance exams. So guys, ऐसे बच्चे जो आगे बढ़कर इंजीनियर बनना चाहते हैं, मेडिकल करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन बच्चों को मैं गाइड करता हूं। और गाइज मेरा सब्जेक्ट जो है दैट इज फिजिक्स। सो गाइज मैं आपको मेरे बारे में कुछ बताना चाहता हूं। सो मुझे गाइज लास्ट ईयर आई हैव बीन अवॉर्डेड विद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अवार्ड in education and research. By the God's grace and students' response, currently I am in top 25 physics professors in Mumbai. Guys, इसी के साथ साथ पिछले साल मुझे लखोटिया ग्रुप which is from Kolkata, they have awarded me an award which is in the category of National Education Leadership Award for teaching with innovative style. And guys, finally I have been also awarded with Rashtriya Ratan Award for Education, करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग। सो गाइज इतने सारे अवार्ड मिलने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि गाइज कि आप लोग मुझे इतना पसंद करते हैं, इसीलिए मैं आपके सामने हाजिर हूँ आज एक नया वीडियो लेकर। सो आज हम जो पढ़ने वाले हैं दैट इज मोशन। सो जितने बच्चे मुझे देख रहे हैं, दोज हु आर बिलोंगिंग टू 11th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड, मे बी एनी स्टैंडर्ड, वो आप ये लेक्चर ज़रूर देखिए, पूरा लेक्चर को लास्ट तक देखिए और कोई भी डाउट्स हो आप हमसे पूछ सकते हैं। सो गाइज लेट्स स्टार्ट। सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज मोशन इन 1D। नाउ गाइज सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है आपसे, व्हाट इज मोशन? मोशन क्या होता है? मोशन एक टर्म है जो डिफाइन करता है कि अगर एक बॉडी मान लीजिए पॉइंट A से मूव करना स्टार्ट करती है, तो गाइज मोशन में कहीं ना कहीं क्या छुपा है? एक टर्मिनोलॉजी विच इज मूव। अगर ये बॉडी यहां से मूव करती है फॉर एग्जांपल और पॉइंट B तक आती है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं मोशन। क्या आप ये बात समझने की कोशिश कर रहे हैं? नाउ गाइज हम ये देखते हैं कि एक फैन रोटेट करता है, तो क्या ये रोटेशन भी एक मोशन है? यस, इसको हम रोटेशनल मोशन बोलते हैं। अगर हम बात करते हैं अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेट करता है इन 24 आवर्स, तो गाइज ये भी जो मोशन है ये कैसा मोशन है? रोटेशनल मोशन है। अगर गाइज हम बात करते हैं कि अर्थ जो सन के आजू बाजू जो रेवोल्यूशन करता है, इट टेक्स अराउंड 365 डेज, ये कौन सा मोशन है गाइज? इट्स अ सर्कुलर मोशन। तो हम कहीं ना कहीं हर तरीके से मोशन को महसूस कर सकते हैं। हम मोशन से घिरे हुए हैं, वी आर सराउंडेड बाय मोशन ईच एंड एवरी टाइम। सो हमारा जो टॉपिक है मोशन, प्रिसाइजली हम पढ़ने वाले हैं मोशन इन 1D। सो थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूं। नाउ गाइस मोशन इन 1D के अंदर सबसे पहले लेट मी डिस्कस व्हाट इज बेसिकली मोशन। मोशन इन 1D हम समझेंगे धीरे धीरे। मोशन क्या होता है पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो गाइस मोशन जो होता है वो होता है मूवमेंट, एज सिंपल एज दैट। अब मोशन के अंदर मैं इसको दो तरीके से डिस्टिंग्विश करता हूँ, डिफाइन करता हूँ। पहला जो मैं इसका पार्ट लिखता हूँ उसका नाम है ट्रांसलेशनल मोशन। हो सकता है आप बच्चे लोगों ने कभी ना कभी ये वर्ड सुना हो, नहीं भी सुना है तो आज जो हम इसको कवर अप करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है गाइस विच इज नथिंग बट रोटेशनल मोशन। तो दो तरीके के मोशन हमारे पास मेजरली डिफाइंड है, ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन। दोनों में एक सिंपल सी बात को आपको याद रखना है। इफ यू कैन रिकॉल और रिमेंबर दैट तो आपका काम हो जाएगा। गाइज मैं रिमेम्बरेंस की जब बात करता हूं तो मैं कुछ ऐसे एग्जांपल्स आपको देना चाहूंगा
जिससे आप एक पैटर्न बना के याद कर सके। मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ, एक आम टीचर बोलता है तो आपको बात समझ में आए ना आए, बट गाइस पिछले साल ही मुझे एक बाय द OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, मैं करंटली एक नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ इन मेमोरी। सो गाइज मैं जो आपको कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स बताऊंगा कुछ चीज़ें याद रखने के लिए, कुछ निमोनिक्स बताऊंगा कुछ चीज़ें याद रखने के लिए, वो आप बिल्कुल ध्यान से समझने की कोशिश करना, ताकि आप फिजिक्स के साथ साथ उस फॉर्मूले को, उस कॉन्सेप्ट को कैसे याद करना है, इसको अपने दिमाग में अच्छे तरीके से बिठा सके। सो गाइज ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल का सिंपल सा मीनिंग क्या है? उसका एक ही मीनिंग है कि अगर बॉडी ए पॉइंट से चल के, एक पॉइंट से चल के दूसरे पॉइंट तक एक्चुअली मूव करे, एक्चुअली मूव होना बहुत जरूरी है। जैसे अगर मैं बात करता हूं एक चींटी अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक चल के चली जाती है, कैसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, एनीवे अगर वो अपनी जगह से मूव कर जाए तो उसी को हम क्या बोलेंगे? ट्रांसलेशनल मोशन। नाउ गाइस, अब सर अगर मोशन की बात होगी तो ऑफ कोर्स यही होने वाला है ना, बॉडी अपनी जगह चलेगी। मुझे एक चीज बताइए, अगर मैं बात करता हूं फैन की, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं एक फैन की, ठीक है, मान लीजिए आपने अपने रूम का फैन स्टार्ट कर लिया। आप जहां पे भी बैठे हैं, जहां से भी आप मुझे देख रहे हैं, आपने अपने रूम का फैन स्टार्ट कर लिया और आप फैन को देख रहे हो। मेरा क्वेश्चन आपसे ये, क्या फैन चल रहा है? हाँ, वापस पूछता हूं, क्या फैन चल रहा है? तो आप पूछते सर फैन चल रहा है। अब बोलोगे सर फैन अपनी जगह पे चल रहा है, बट अपनी जगह से नहीं चल रहा। याद रखिए, जो चीज अपनी जगह पे चले, जो चीज अपनी जगह पे रोटेट हो रही है, उसी को हम क्या बोलेंगे? रोटेशनल मोशन। और जो चीज अपनी जगह से चल रही है उसको क्या बोलेंगे? ट्रांसलेशनल मोशन। इज इट क्लियर गाइस? तो गाइस जो फैन घूम रहा है, अब यहां पे एक छोटी सी बात, अगर आपको पता लगाना हो कि भाई ट्रांसलेशनल है या रोटेशनल है, तो एक बेस्ट तरीका है, वो है सेंटर ऑफ मास। गाइस फैन को मैं डिफाइन कैसे करूं? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक क्वेश्चन बोलता हूं, एक चीज पूछता हूं। मान लीजिए एक मैच हो रहा है, विश्वनाथन आनंद, यू नो दैट ही इज चैंपियन ऑफ चेस, यस और नो, एंड ही रिप्रेजेंट्स इंडिया। अगर विश्वनाथन आनंद एक मैच खेलने जाते हैं और वो मैच है नॉर्वे के साथ, बिटवीन फॉर एग्जाम्पल मैग्नस कार्लसन, और अगर इंडिया जीतता है, मतलब पक्का कौन जीता होगा? विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद हारते हैं तो इंडिया हारता है। इसका मतलब इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले कौन है? विश्वनाथन आनंद। इसका मतलब कि फैन को भी कोई चीज रिप्रेजेंट करती होगी। यस, इट्स द सेंटर ऑफ मास। फैन का सेंटर ऑफ मास क्या होता है? ये टिप। इज दिस वेरी क्लियर? सेंटर का जो टिप है, यही क्या है? सेंटर ऑफ मास। अगर फैन अपनी जगह पे घूमेगा, इफ इट रोटेट्स, देन आप देखेंगे कि इस फैन के ऊपर आप कहीं पे भी पॉइंट बना दो, आपने ये बना दिया, जब फैन घूमेगा तो ये पॉइंट भी घूमेगा साथ में, बट सिर्फ एक ही पॉइंट है फैन के ऊपर जो अपनी जगह पे एज इट इज आपको दिखेगा, वो है इस पॉइंट। तो गाइस अगर ये पॉइंट अपनी जगह से नहीं हिला, ये पॉइंट अगर अपनी जगह पे है, इट रिमेन्स स्टेशनरी, देन इट मीन्स द फैन इज स्टेशनरी, हालांकि इट इज रिवॉल्विंग और इट इज हैविंग रोटेटिंग मोशन। सो गाइस यही होता है रोटेशनल मोशन। आई होप सो दिस इज वेरी क्लियर विद दिस एग्जाम्पल। और गाइस जो हम बात करते हैं ट्रांसलेशनल मोशन की, इसके अंदर कुछ कैटेगरीज हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ट्रांसलेशनल मोशन में बॉडी अपनी जगह से चलती है, याद रखो। रोटेशनल मोशन पे बॉडी अपनी जगह पे चलती है। वेरी क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ट्रांसलेशनल मोशन का अगर मैं पार्ट समझने की कोशिश करूं तो मेरे पास दो टाइप्स हैं। मोशन इन 1D, मतलब मोशन इन 1 डायमेंशन। सेकंड जो मेरे पास आता है दैट इज मोशन इन 2D। नाउ गाइस ये जो हम पार्ट पढ़ने वाले हैं, मोशन इन 1D, मोशन इन 2D, इन फैक्ट
मैं इसको क्या बोलूंगा, कहीं ना कहीं कहां से आ रहा है, मोशन से। गाइस जब आप कोई बॉडी का, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये बोलता हूं कि मुझे मेरी जगह से कहीं पे जाना है, दुनिया में कोई भी चीज बिना पर्पस के नहीं होती। मुझे अगर मेरे घर से निकल के जाना है, शॉप पे जाके मुझे ब्रेड लेना है, दैट इज द कॉज। बट मैं दुकान पे पहुंच जाता हूँ, शॉप पे पहुंच जाता हूँ, और वहां पे जाने के बाद मैं ये सोचता हूँ कि मैंने क्या किया, मैं चल के आया, मैंने क्या किया। तो गाइज ये जो मैंने क्या किया इसको बोलते कॉज, मैंने क्यों किया इसको बोलते कॉज। और होने के बाद जो इफेक्ट आता है, एक है कॉज और एक है इफेक्ट। कॉज को पढ़ते हैं डायनामिक्स में, किस में पढ़ते हैं गाइस, डायनामिक्स में, और इफेक्ट को पढ़ते हैं गाइस काइनेमैटिक्स में। रिमेंबर, जहां पे कॉज इन्वॉल्व होगा, आप पढ़ेंगे फ्यूचर में फ्लूइड डायनामिक्स। इस बार गाइस 12th का फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या है, रोटेशनल डायनामिक्स। तो गाइस यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जहां पे वर्ड डायनामिक्स इन्वॉल्व हो जाएगा वहां पे कॉज इन्वॉल्व हो जाएगा, जहां पे वर्ड काइनेमैटिक्स होगा वहां पे कॉज इन्वॉल्व नहीं होगा। हम खाली मोशन को पढ़ेंगे, उसके कॉज को नहीं पढ़ेंगे। इज दिस वेरी क्लियर? सो यहां पे गाइज हमारे पास मोशन इन 1D, मोशन इन 2D, इसको मैं साथ में, अगर दोनों टर्म्स को साथ में मिला के बोलना चाहूं तो मैं इसको, आई कैन कॉल दिस काइनेमैटिक्स। और गाइज ये जो काइनेमैटिक्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में। अगर हम बात करते हैं नीट की, तो अप्रॉक्सीमेटली हमने देखा है कि 3 क्वेश्चंस यहां से निकल के आते हैं। और अगर हम बात करते हैं JEE की, JEE में अगर मैं बात करता हूं मेंस की, तो गाइज यहां से जो हमारे पास क्वेश्चंस निकल के आते हैं अप्रॉक्सीमेटली 2 क्वेश्चंस। सो क्या ये आज का लेक्चर हमारे लिए काफी बेनिफिशियल हो सकता है? बिल्कुल। सो गाइज मोशन इन 1D और मोशन इन 2D में फर्क कितना है इसको समझते हैं। 1D, व्हाट इज 1D? 1D क्या होता है? चलो एक क्वेश्चन है मेरा आपसे, एक मजेदार क्वेश्चन है। क्या दुनिया में कोई भी चीज एक्चुअली 1D है? जैसा कि आपको स्कूल में आज तक पढ़ाया गया है, आपके टीचर्स ने आपको ये पढ़ाया है कि दुनिया में एक जो हम स्ट्रेट लाइन बनाते हैं वो 1D होती है, बराबर। और समथिंग विच इज हैविंग एन एरिया, मतलब एक स्क्वायर जो होगा वो 2D होगा, एंड एक क्यूब जो होगा वो 3D होगा। इस तरीके से हमें पढ़ाया हुआ है। और ये भी बताया गया है कि हम जो चीज दुनिया में देखते हैं, वी आर लिविंग इन अ 3 डायमेंशनल वर्ल्ड, ये भी हमें बताया हुआ है। बट चलिए आपके सामने मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, मुझे इसका आंसर देना। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की, ये लाइन 1D है, 2D है कि 3D है? थोड़ा सा गाइस दिमाग लगा के बताना। हाँ, आपको आदत होनी चाहिए मेरे लेक्चर्स में क्रिटिकल थिंकिंग, ये वर्ड जरूर आएगा, थोड़ा सोचना तो आपको पड़ेगा, फिजिक्स पढ़ रहे हो। सो व्हाट इज दिस? दिस लाइन इज 1D, 2D और 3D? ओके, जो हमें मेजॉरिटी में जो आंसर्स मिले हैं, जो मुझे लगता है दैट इज 1D, सबका आंसर यही है। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा आपको ध्यान से देखने के लिए बोलता हूं। अगर मैं इसको जूम कर लूंगा तो गाइस क्या ये हमें ऐसा नहीं दिखेगा? बिल्कुल, जिसके अंदर ये इंक फिल्ड है। अब आप देखेंगे कि इसके पास एक लेंथ भी है, आप बोलोगे इसके पास एक हाइट भी है। तो गाइस इसका मतलब ये जो लाइन ड्रॉ की थी मैंने 2D है ना, बिल्कुल 2D है। लेकिन गाइस अगर आप इसको देखते हैं, अगर मैं अपने फिंगर से इसको रब कर सकता हूं, मतलब कोई चीज ऐसी है जो इस वक्त इस व्हाइट बोर्ड के साथ स्टिक हो गई, दैट इज इंक। और कोई चीज स्टिक हुई है, मतलब कोई मटेरियल, और कोई मटेरियल है स्टिक होने के बाद उसकी थिकनेस भी होगी। तो गाइस ये जो मैंने लाइन बनाई इसकी कुछ थिकनेस भी है। थिकनेस को आप आम भाषा में डेप्थ बोल सकते हैं, ब्रेड्थ बोल सकते हैं, जो भी आपको सही लगे। तो गाइज यहाँ पे जो हमने थिकनेस जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, दिस विल बी नथिंग बट एक 3rd डायमेंशन जुड़ गया। तो गाइज दुनिया में एक्चुअली देखा जाए तो एक लाइन भी 3D होती है। हर एक
Because since we are living in this three-dimensional world, everything, everybody, everything, every object, every body, सब चीजें क्या है, everything is nothing but 3D. This is very clear. फिर भी हम कुछ चीजों को 1D बोलते हैं, और जहां पे जिस चीज को आप 1D बोलोगे वहां पे आप एक वर्ड सुनोगे लीनियर. क्या वर्ड पिक्चर में आएगा? लीनियर. 1D को लीनियर बोल सकते हैं, मतलब मोशन इन लीनियर. यस और नो? अगर मैं 1D को स्ट्रेट लाइन कंसिडर करता हूं, क्यों करता हूं? क्योंकि गाइस इस लाइन के अंदर आप बोलोगे कि सिर्फ लेंथ नजर आ रही है. लेंथ इज डोमिनेटिंग व्हाट? लेंथ इज डोमिनेटिंग द ब्रेड्थ एंड द थिकनेस, और हाइट एंड द थिकनेस. तो इस वजह से मैं बोल सकता हूं कि इस लाइन के अंदर खाली क्या दिख रहा है हमें? लेंथ दिख रही है. और लेंथ दिख रही है मतलब क्या हुआ? इट इज नथिंग बट 1D motion. Yes, we can call it as 1D motion, but precisely if we see, it is nothing but a 3D motion. Yeah, it is nothing but a 3D figure. Is this very clear? So, चलो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम लोग. तो मोशन इन 1D का सेकेंड नेम क्या हो सकता है? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. ओके. मोशन इन 2D क्या होता है, इसको समझते हैं. अभी बच्चों के दिमाग में इतना तो हो गया कि सर अगर एक बॉडी मूव करती है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप एक डायग्राम देख रहे हैं, ग्राफ बनाता हूँ मैं आपके सामने. अगर बॉडी मूव करती है कुछ ऐसे एक्स एक्सिस पे, अगर बॉडी एक्स एक्सिस पे मूव कर रही है स्ट्रेट, तो हम इसको किस टाइप का मोशन बोलेंगे? आप बोलोगे सर 1D मोशन. यस, यू आर करेक्ट. इसका आंसर दीजिए. अगर बॉडी ऐसे मूव करती है, ठीक है. अब यहाँ पे बहुत सारे टीचर्स या एक मिसकंसेप्शन है कि सिंस बॉडी इज मूविंग लाइक दिस, इसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स, मैं होप सो ये मानता हूँ कि आपको कोऑर्डिनेट तो एटलीस्ट आता है. तो गाइस जब बॉडी इस तरीके से मूव करती है तो इसके एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट्स चेंज होते हैं. बिल्कुल. और जब दोनों कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे, इसका मतलब कौन सा मोशन आना चाहिए? सर एक्स भी चेंज हो रहा है, वाई भी चेंज हो रहा है, मतलब ये तो 2D मोशन में है, 2D फिगर है, ये 2 डायमेंशन में है. बिल्कुल. बट गाइज लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि इसने बनाया क्या? एक स्ट्रेट लाइन. अगर वो बॉडी लाइन बनाती है तो हम सिंपली उसको 1D मोशन बोलेंगे. यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स को आपको ध्यान में नहीं रखना, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है. मोशन कैसा है? क्या वो स्ट्रेट लाइन है? इफ इट इज अ स्ट्रेट लाइन, इट इज नथिंग बट मोशन इन 1D. एज सिंपल एज दैट. क्लियर? अगर हम बात करते हैं मोशन इन 2D की, ये क्या होता है? सो गाइस मोशन इन 2D, दुनिया में मैं आपको एक चीज पूछता हूं. अगर आप एक पेंसिल या पेन से कुछ ड्रॉ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल रैंडमली, सोच के देखना मजा आएगा. ठीक है. अगर आप कुछ ड्रॉ करते हैं रैंडमली, तो आप 2 ही चीजें ड्रॉ कर सकते हो, या तो स्ट्रेट लाइन या फिर एक कर्व, उसके अलावा कुछ भी नहीं. अच्छा, ऐसे कैसे सर? अगर मान लो मैंने ये ड्रॉ कर दिया, तो मैंने ये ड्रॉ किया, तो ये क्या है? तो आप अगर इसको देखें तो ये क्या है? स्ट्रेट लाइन. इसको देखें, ये क्या है? स्ट्रेट लाइन. ये क्या है यहाँ पे? इट्स अ कर्व. तो गाइस एनीथिंग विच यू may draw will be nothing but a combination of a line or a curve, or it may be a straight line, or it may be a सिर्फ curve. लेकिन इसके अलावा कुछ भी पॉसिबिलिटी नहीं है. तो गाइज अगर हम ऑलरेडी मोशन इन 1D को कवर कर चुके हैं, मतलब मोशन इन 2D क्या होगा? स्ट्रेट लाइन के अलावा क्या बच गया? कर्व. तो गाइज मोशन इन 2D का एक नया नाम हम लोग लिखते हैं, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? कर्वी लीनियर मोशन. और ये जो जार्गन है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो टर्मिनोलॉजी है, ये बहुत कम लोग यूज करते हैं. सो गाइज मोशन इन 2D का दूसरा नेम, मतलब सिनोनिम, हमने क्या नाम रखा? कर्वी लीनियर मोशन. इज दिस वेरी क्लियर? जहां पे कर्व बने. अब गाइज बात ये होती है कि कर्व एक छोटा सा कर्व भी हो सकता है, कर्व एक सर्कुलर भी हो सकता है. तो गाइज यहां से इसके 2 एस्पेक्ट्स और आते हैं. पहला एस्पेक्ट विच इज प्रोजेक्टाइल मोशन, और सेकेंड एस्पेक्ट विच इज सर्कुलर मोशन. ठीक है गाइस?
सर्कुलर मोशन तो सुन के समझ में आ गया कि अगर कोई बॉडी सर्कल कंप्लीट करती है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन। अगर मैंने यहाँ से, जैसे आप मुझे देख रहे हैं, अगर मैंने कोई ये मार्कर को लिया और ऐसे थ्रो कर दिया ऐसे, तो गाइस इसका पाथ कैसा होगा, आप देखेंगे कि इसका पाथ जो होगा वो कुछ ऐसे होगा, बराबर। ये जो पाथ आप यहाँ पे देख रहे हो, ये पाथ को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल, एंड द मोशन विच दिस प्रोजेक्टाइल टेक्स ऑन इस ट्राजेक्ट्री, ट्राजेक्ट्री मतलब ये रास्ता, इसको बोलेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। और गाइस अगर एक बॉडी पूरा घूम के आ जाती है, मतलब यहाँ से चल के पूरा घूम के आ जाती है, एक सर्कल कंप्लीट कर लेती है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एज सिंपल एज दैट, सर्कुलर मोशन। इज दिस वेरी क्लियर? नाउ गाइस मैंने आपको एक मेजर डिस्टिंग्विश, एक जनरलाइज टर्म में आपको मैंने समझाया है कि मोशन क्या होता है, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नथिंग बट मोशन इन 1D। तो हम फोकस इस पे करेंगे। इज दिस वेरी क्लियर? सो गाइस लेट्स स्टार्ट विद मोशन इन 1D। प्रिसाइजली हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ जो कि वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है फॉर काइनेमैटिक्स। सो मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि क्या आपको वेक्टर्स पता है क्या होता है, स्केलर्स क्या होते हैं? तो गाइस स्केलर्स एंड वेक्टर्स का थोड़ा सा आइडिया आपको आना चाहिए। मैं आपसे एक सिंपल सा एग्जांपल पूछना चाहता हूं कि स्केलर का कोई एग्जांपल बताइए, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो कि स्केलर क्वांटिटी हो। तो आपके दिमाग में सबसे पहले जो आता है दैट इज डिस्टेंस। और जब मैं बात करता हूं वेक्टर्स की, तो सबसे पहले आपके पास जो आंसर आता है वो आता है डिस्प्लेसमेंट। यस और नो? डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं डी से, डिस्प्लेसमेंट को हम डिनोट करते हैं स्मॉल एस से। दिस इज वेरी क्लियर। अगर मैं बात करता हूं गाइस, डिस्प्लेसमेंट को अगर डिवाइड बाय टी किया जाए, अगर डिस्प्लेसमेंट को या डिस्टेंस को डिवाइड बाय टी करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड बाय टी करते हैं, तो हमें डिस्टेंस का जो आंसर डिवाइड बाय टी होकर मिलता है दैट इज नथिंग बट स्पीड। और डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड बाय टी करने से हमें जो फिजिकल क्वांटिटी मिलती है इसको हम बोलते हैं गाइस वेलोसिटी। बिल्कुल। स्पीड के एस में और डिस्प्लेसमेंट के एस में कंफ्यूजन लाने की जरूरत नहीं है, आप इसको और कोई टर्म से भी डिनोट कर सकते हो। नाउ कैसे याद रखें कि स्पीड स्केलर है, तो गाइस स्पीड का एस इंडिकेट स्केलर का एस, वेलोसिटी का वी इंडिकेट्स वेक्टर का वी। क्या ये आपको याद हो गया? वेरी सिंपल, ये आपको याद करने का तरीका है। नाउ आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा, हम बेसिकली फोकस करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे। अगर हम इन दोनों पे अच्छे से फोकस करके इनको समझ लेते हैं तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। और गाइस जो मेरा जो पैटर्न है वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ, उस पर फोकस करना। सो जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है जिसको हम फॉलो करके क्रैक कर सकते हैं कोई भी एंट्रेंस एग्जाम, उसको समझने की यहाँ पे कोशिश करना। सबसे पहला जो मेथोडोलॉजी में पार्ट आता है विच इज कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। तो गाइस कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है कि कोई भी कॉन्सेप्ट को बहुत ही डीपली हमें स्टडी करना है। अगर आपको फिजिक्स का कोई भी एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है
तो आपको इस मेथोडोलॉजी के थ्रू गो थ्रू करना होगा, इसी के थ्रू गुजरना होगा, तो ही आप एक अच्छे मेरिट लिस्ट से आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के बाद सेकेंड जो चीज आती है दैट इज अप्रोच डेवलपमेंट। नाउ गाइस, व्हाट डू यू मीन बाय अप्रोच डेवलपमेंट? मान लीजिए आई हैव गिवन यू अ क्वेश्चन जिसके 4 ऑप्शंस हैं और मैंने ये बोला कि सॉल्व इट। हो सकता है कि उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 3 से 4 तरीके हो, टेक्निक हो। जो टेक्निक सबसे इजी हो, सबसे कम टाइम में पॉसिबल हो, वो टेक्निक को अप्लाई करना इज नथिंग बट अप्रोच। और गाइस, आप ये जानते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मतलब अगर आप सही चीज को प्रैक्टिस करोगे तो आप उसी में महारत हासिल कर लोगे, और अगर आप एक गलत चीज को प्रैक्टिस करते जाओगे तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। हालांकि आपकी प्रैक्टिस से आप परफेक्ट हो जाओगे गलत चीज करने में। तो यही चीज आपको याद रखनी है कि अप्रोच का मतलब क्या होता है, हाउ यू लुक टुवर्ड्स अ क्वेश्चन। आप उसको किस नजरिए से देखते हो ताकि वो सबसे इजी पॉसिबल वे में हम उसको क्रैक कर सकें, वो है अप्रोच। अप्रोच का मतलब है रास्ता। एक एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने अगर आपको ये बोला, आप अपने घर पे बैठे हैं, आप मान लीजिए 3 लोग हैं, 3 people आर सिटिंग एट देयर होम, और मैंने ये बोला कि भाई आप अपने घर से निकल के स्टेशन तक पहुंचिए। तो जो सबसे पहले पहुंचेगा, जो सबसे छोटा रास्ता चुनेगा, वो इस वक्त सबसे आगे हो जाता है, सबसे आगे निकल जाता है, लोगों से जीत जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी अप्रोच सही थी। तो ये एग्जांपल को आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि अप्रोच इज वेरी नेसेसरी फॉर सॉल्विंग अ सम इन फिजिक्स। ओके, थर्ड कैटेगरी, थर्ड। So guys, conceptual understanding followed by approach development followed by critical thinking. Now इसका मीनिंग क्या होता है? कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में जब मैं आपको कोई कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, मैं आपको साइड बाय साइड कुछ क्वेश्चंस कराता जाऊंगा, कुछ केसेस कराता जाऊंगा, जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिल जाए। उसके बाद अप्रोच के लिए मैं आपको थोड़े से क्वेश्चंस का लेवल चेंज कर दूंगा, थोड़ा टफ कर दूंगा, ताकि मैं देख सकूं कि आप उसके अंदर कौन सा रास्ता या कौन सी अप्रोच लगाते हो। उसके बाद गाइस, जो क्रिटिकल थिंकिंग पार्ट है, ये तब आता है कि जब 2-3 कॉन्सेप्ट मिलके एक सिंगल सम में लग रहे हो, और यहां से आपकी जो बात स्टार्ट होती है कि हमें कौन सी बुक सॉल्व करनी चाहिए। शुड वी सॉल्व एचसी वर्मा, शुड वी सॉल्व डीसी पांडे एक्सेट्रा। ये सारी जो बुक्स है गाइस, ये काम किस पे करती है? क्रिटिकल थिंकिंग के क्वेश्चंस पे काम करती है। दिस इज वेरी क्लियर। और गाइस, फाइनल जो पार्ट है हमारा, दैट इज लॉजिकल एनालिसिस। जब आप एक सम को फर्स्ट टाइम करते हैं, कॉन्सेप्ट को फर्स्ट टाइम करते हैं, तो आप उसमें टाइम लेते हैं। लेकिन अगर आप उसको बार-बार करते हैं तो आपको एक लॉजिक मिल जाता है कि हाँ यार, ऐसा सम आया तो ऐसे करना है, बस काम खत्म। इसको बोलते हैं लॉजिकल एनालिसिस। तो कहने का मतलब ये है कि कॉन्सेप्ट इज बाय द बुक एंड लॉजिक इज आवर्स। मतलब कॉन्सेप्ट जो है वो एक्चुअल है और लॉजिक जो है वो अपना है। जिस दिन आपके पास कोई कॉन्सेप्ट का लॉजिक बन जाए, उस दिन आप समझ लेना आपका वो टॉपिक या वो मॉड्यूल बहुत अच्छे से कवर अप हो चुका है। So guys, this was the teaching methodology which we will follow in today's lecture, और यहां से हम आगे बढ़ते हैं। पहला मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, लेट मी सी। आपको बेसिक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आता है, मैं ये मान के चलता हूं। एक क्वेश्चन के बाद मैं वो भी आपको समझा दूंगा। लेट अस अंडरस्टैंड। इफ अ पर्सन, आपको चाहिए तो आप ये क्वेश्चन अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। इफ अ पर्सन moves from A to B and then from B to C, find distance and
displacement. This is very clear. Very simple question, just for conceptual understanding कि भाई जो हमें 10th में एग्जाम देके बहुत समय हो गया तो हमारे दिमाग में वापस रिकलेक्ट करने के लिए, ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड. देखिए, so if a person moves from A to B and then from B to C, एक डायग्राम मैं आपके सामने बना रहा हूँ. ठीक है, this is 3 meter, this is 4 meter. ओके, सो ये है A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट. A से चला B तक, B से चला C तक. बताइए उस पर्सन ने कितना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर किया. वेरी सिंपल, लेट अस अंडरस्टैंड. सो गाइस, A से B तक चला, B से C तक चला, तो हम ये जानते हैं कि एक्चुअली जो चला वो इतना चला, यहां से लेके यहां तक. इसी को हम क्या बोलते हैं गाइस? डिस्टेंस. डिस्टेंस का मतलब होता है एक्चुअल पाथ लेंथ, कितना चला एक्चुअली. इसको फिक्स अपने दिमाग में बिठा लीजिए. डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? पाथ लेंथ. तो इस वक्त पर्सन जो चला वो A से B तक, B से C तक एक्चुअली चला 3 + 4 which is 7. तो गाइस जो डिस्टेंस का आंसर आता है वो आता है 3 + 4 which is 7 meters. दिस इज वेरी क्लियर. व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट? अगर आपको याद हो, आपने कहीं ना कहीं पढ़ा है कि डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट द शॉर्टेस्ट पाथ. डिस्टेंस क्या है? पाथ लेंथ, एक्चुअल पाथ लेंथ. और डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ. और गाइस शॉर्टेस्ट पाथ कब आएगा? जब हम इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में स्ट्रेट लाइन बनाएंगे. उससे अगर थोड़ा भी डाइवर्ट कर गया तो शॉर्टेस्ट पाथ नहीं होगा. सो गाइस डिस्प्लेसमेंट यहां पे कितना होना चाहिए? अगर मैं यहां पे डिस्प्लेसमेंट आपको बना के दिखाऊं, सो जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज नथिंग बट दिस विल बी दी डिस्प्लेसमेंट. मतलब A से लेके C तक का शॉर्टेस्ट पाथ ये स्ट्रेट लाइन होगी. और ये स्ट्रेट लाइन का अगर मुझे आंसर निकालना हो तो गाइस मैं कैसे निकाल सकता हूं? ये स्ट्रेट लाइन कितनी होगी, क्या होगी? सो एज सिंपल एज दैट. आपने पढ़ा है, दिस इज नथिंग बट पाइथागोरस थ्योरम. यस, ठीक है. तो यहां पे अगर मुझे AC निकालना है which will be nothing but AB plus BC. ये मैं अभी लिख रहा हूं यहां पे, बट नेक्स्ट टाइम मैं चाहता हूं कि आप इसको दिमाग में करें तो ही आपकी प्रोग्रेस होगी. ठीक है. सो AC स्क्वायर इज नथिंग बट इसका आंसर हमें निकालना है which will be root of what is AB. यहां पे 3 का स्क्वायर और ये है 4 का स्क्वायर which gives me 16 plus 9 plus 16 which gives me 25 का रूट which is 5. ठीक है. सो AC अपना आ गया 5 मीटर which is nothing but displacement. और डिस्प्लेसमेंट का सिंबल आप स्मॉलेस्ट यूज कर सकते हो. दिस इज वेरी क्लियर. आई होप सो दिस इज क्वाइट क्लियर नाउ. सो मैंने आपको यहाँ पे एक ट्रिक बता दी है, आपको दिमाग में हमेशा रखनी है, शॉर्टकट दिमाग में रखना है. वो क्या है? वो ये है कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है और जो हमारा डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट शॉर्टेस्ट पाथ. डिस्टेंस इज नथिंग बट एक्चुअल पाथ. सो ये जो है ये आपके दिमाग में फिक्स होना चाहिए. दिस इज वेरी क्लियर. यहां से आएगा. ठीक है. हाँ गाइस, यहां तक अगर आपको समझ में आ गया है, चलो एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया. कुछ और तरीके से अगर कोई बॉडी मूव करती है ऐसे, ठीक है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होगा? दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B. तो यहां पे ये अगर मैं साथ में मूव करूं, इसी के ऊपर मूव करूं, तो जो मुझे मिलेगा वो होगी एक्चुअल पाथ. इसको हम क्या बोलेंगे?
डिस्टेंस। और गाइस अगर मैं पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक एक स्ट्रेट लाइन बना दूं, इसी को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट, और इसको आप मेजर कर लीजिए, दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट वैल्यू एंड दिस विल बी द डिस्टेंस वैल्यू। दिस इज वेरी क्लियर, एकदम यहां तक क्लियर है, क्योंकि मैं अब कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से नेक्स्ट आ रहा हूं अप्रोच के ऊपर। लेट्स मूव ऑन। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं यहां पे ले रहा हूं, ये आपको बताएगा कि कैसे हमें कोई क्वेश्चन में अप्रोच लगाना चाहिए। ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड। सॉल्व करने की आप कोशिश करेंगे अपने नोटबुक में, ओके, या मेंटली भी कोशिश कीजिए। अगर आप सॉल्व कर सकते हैं इट्स अ वेरी गुड पार्ट, अगर आप कर सकते हैं तो लेट अस ट्राई। सो इफ अ बॉडी मूव्स 6 kilometers east, then moves 1 kilometer north. Is this very clear? Then 2 kilometer east again. मैं यहाँ पे आपके लिए बता देता हूँ क्योंकि आप जो मुझे देख रहे हो, अगर मैं ऐसे खड़ा हूँ, मेरे लिए ईस्ट वेस्ट अलग है और ऐसे अलग है, तो हमें बोर्ड के रिस्पेक्ट में देखना है। दिस इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, क्लियर? सो देन 2 kilometers ईस्ट एंड फाइनली ट्रेवल्स यहां पे देखिए अभी मैं कितना ले रहा हूं। इफ अ बॉडी मूव्स 6 किलोमीटर ईस्ट, देन मूव्स 1 किलोमीटर नॉर्थ एंड देन 2 किलोमीटर ईस्ट एंड फाइनली ट्रेवल्स, ठीक है, 7 किलोमीटर साउथ, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये बताइए। यू कैन ट्राई, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। सो लेट अस अंडरस्टैंड कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगर एक बॉडी है, मान लीजिए यहाँ पे है, इनिशियल पॉइंट को ए मान लिया, बॉडी मूव 6 किलोमीटर ईस्ट। फॉर एग्जाम्पल दिस सेगमेंट इज 6 किलोमीटर, ओके, ये हो गया 6 किलोमीटर ईस्ट चली, देन मूव्स 1 किलोमीटर नॉर्थ। अब यहां से ये चली 1 किलोमीटर नॉर्थ, अगर ये 6 है मतलब ये अप्रोक्सीमेटली 1 हो गया, तो 1 मैंने मान लिया, ठीक है, ये 1 किलोमीटर नॉर्थ चली। देन उसके बाद देन 2 किलोमीटर ईस्ट वापस, अब ये चली 2 किलोमीटर ईस्ट एंड फाइनली ट्रेवल्स 7 किलोमीटर साउथ। अब यहां से नीचे आ रही है, ठीक है, ये तकरीबन हमारा 7 किलोमीटर साउथ हो गया। इसको मैंने फाइनल पॉइंट बी मान लिया। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। नाउ गाइस, डिस्प्लेसमेंट होना क्या चाहिए आपके हिसाब से? जो मैंने लॉजिक आपको बताया है वो ये है कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ, मतलब स्ट्रेट लाइन। सो ये जो है हमारे लिए क्या है, हमारा डिस्प्लेसमेंट। दिस इज वेरी क्लियर। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अब यहाँ पे आके अप्रोच देखिए, ये कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। सिंस यू आर मूविंग फ्रॉम 10 to 11th, you are transforming from 10 to 11th, you need to make your brain work more। आपको उसको उसकी क्षमता को बढ़ाना होगा और ये धीरे धीरे होता है। सो गाइस, हमने कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के बाद अप्रोच की बात आती है। यहाँ पे देखिए अभी कैसे कर सकते हैं इसको। अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछता डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, एक्चुअल पाथ लेंथ क्या है गाइस, 6 + 1 7, 7 + 2 9, 9 और 7 कितना हो गया, 60 किलोमीटर। बट डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? थोड़ा सा यहाँ पे
नोटिस करिए, अगर ये 6 किलोमीटर है, ये 2 किलोमीटर है, मतलब ये भी कितना हुआ 2 किलोमीटर। ये तो आपको देखते ही समझ में आ गया होगा, क्लियर है। नाउ गाइस ये टोटल कितना हो गया 8 किलोमीटर। इज दिस वेरी क्लियर? सो यहां से लेके यहां तक हमारे पास है टोटल 8 किलोमीटर्स। इफ गाइस यहां से यहां तक हमारा टोटल अगर 7 है और ये 1 है, मतलब यहां से लेके यहां तक इट इज नथिंग बट 6 किलोमीटर्स। दिस इज वेरी क्लियर, समझ में आया? सो गाइस ये 8 और 6 का पाइथागोरस लगा लेंगे। अब यहां पे मैं चाहता हूं बिना लिखे करें, तो सिंपल है गाइस, 6 का स्क्वायर इज 36 प्लस 8 का स्क्वायर इज 64 व्हिच इज 100। उसका रूट निकालेंगे, आंसर विल बी 10। ये सॉल्व। सो ये जो हमारा आंसर आया कितना आया, दिस इज नथिंग बट 10 किलोमीटर्स। दिस इज वेरी क्लियर। मैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन में लेवल को थोड़ा सा और हाई करूंगा, अब आपको मजा आने लगेगा। लेट अस अंडरस्टैंड। सो गाइस हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, इसमें आपको सोचना पड़ेगा। मजेदार क्वेश्चन है, लेट्स बिगिन। और ये आपको कहीं ना कहीं अप्रोच से और ऊपर लेके जाएगा क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ। हाँ, क्योंकि गाइस यहाँ पे आपके मैथ्स के कॉन्सेप्ट लगेंगे, यहाँ पे आपके फिजिक्स के कॉन्सेप्ट लगेंगे, और ये आपको जज करेगा कि क्या आप कुछ अलग सोच सकते हैं। लेट्स बिगिन। सो ये जो थर्ड क्वेश्चन है, ये हमारे लिए क्रिटिकल थिंकिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। सपोज a string of length 314 meter, okay, is transformed into a circle end to end। एक स्ट्रिंग लिया मैंने जिसकी लेंथ कितनी है गाइस 314 मीटर, लेट इट बी सेंटीमीटर, इट विल बी परफेक्ट, ठीक है। 314 सेंटीमीटर इज ट्रांसफॉर्म इनटू अ सर्कल एंड टू एंड। इसका मतलब क्या होता है कि अगर मेरे पास एक स्ट्रिंग है, एक धागा है, एक रस्सी है, जो कि ए से बी अगर मैं मार्क कर देता हूं, ये कितनी है गाइस 314 सेंटीमीटर है, यहां को ऐसे लेके यहां, ठीक है भाई। इसको मैंने ट्रांसफॉर्म कर दिया है एक सर्कल में। किसमें ट्रांसफॉर्म किया है? सर्कल में। मैं सर्कल नहीं बना रहा बिकॉज यहां से सॉल्यूशन का पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। सो दिस यू हैव टू थिंक, क्लियर? अच्छा, नाउ क्वेश्चन मेरा क्या आता है, इसको समझते हैं। What will be the displacement if an ant moves from A to B on circle? Very simple question, बट देखते हैं यहाँ पे कुछ नया सीखने मिलेगा। पहला ऑप्शन, ठीक है, 314 मीटर। सेकेंड ऑप्शन 0। थर्ड ऑप्शन गाइस, यहां पे मैं जो थर्ड ऑप्शन ले रहा हूं, ये मैं दे रहा हूं 157 मीटर्स एंड डी none of these। टेक योर टाइम, वेरी सिंपल क्वेश्चन, थिंक। आपने क्या किया, आपने इसको देखा और क्वेश्चन को पढ़ा, एंड टू एंड एक सर्कल बनता है, ठीक है। तो आपने इसके लिए एक सर्कल बना लिया, मैं यहाँ पे सोल्यूशन कर रहा हूँ, ठीक है। यहां तक आपका क्वेश्चन है, यू कैन ट्राई सॉल्विंग इट आउट। मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ कि कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। सो
ये सर्कल मैंने यहाँ पे बना लिया। दिस इज वेरी क्लियर। मान लीजिए ये है पॉइंट ए, अगर इसको मैं सर्कल बनाता हूं ट्रांसफॉर्म करके एंड टू एंड, मतलब सर्कल बनाया एंड टू एंड, तो बी पॉइंट कहां पे आएगा? घूम के वापस उसी पॉइंट पे। क्या बात क्लियर है? और अगर गाइस एंड मूव करता है ए से बी तक, यहां पे नहीं कर रहा है यहां पे ऑन सर्कल, तो अगर ए से बी तक एंड मूव करता है तो वापस एंड उसी पोजीशन पे आ जाएगा। क्लियर है? तो क्वेश्चन मेरा क्या है? डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ। किसके बीच का? इनिशियल और फाइनल पॉइंट का। तो गाइस इस वक्त हमारा इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही पॉइंट पे है, मतलब एंड का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0। समझ में आया? गाइस ऐसे क्वेश्चन कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपको आईआईटी जेईई में या नीट में आएंगे, बट हाँ ऐसा क्वेश्चन सीटी में जरूर आ सकता है। अगला क्वेश्चन जो होगा वो आपको तैयार करेगा बड़े एंट्रेंसेस के लिए। दिस इज वेरी क्लियर। बट आपको इससे गुजरना जरूर पड़ेगा। यू कैन नॉट जंप, बट यू हैव टू पास, और आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। ठीक है? सो आंसर विल बी 0। आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। नाउ गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इसको समझने की कोशिश करना। नाउ गाइस क्वेश्चन नंबर 4, अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ, मतलब क्वेश्चन वही है। दिस इज वेरी क्लियर। अच्छा, यहां पे मैं क्या कर रहा हूं? डिस्प्लेसमेंट की जगह पे आपको सॉल्व करना है डिस्टेंस। दिस इज वेरी क्लियर। क्वेश्चन तो वही है ना। नाउ ऑप्शंस भी वही है, आंसर बताइए। सो गाइस हम ये जानते हैं कि अगर बॉडी चली या एक एंड चला ए से बी तक, तो उसने इनफैक्ट कवर क्या किया? सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। और सर्कमफ्रेंस का हम फॉर्मूला क्या जानते हैं? सर्कमफ्रेंस इज नथिंग बट 2 पाई r, जहां पे r क्या है इसका? रेडियस। रेडियस इज वेरी क्लियर। तो गाइस 2 पाई r है कितना? बताइए। 2 पाई सर्कमफ्रेंस, और सर्कमफ्रेंस किससे बना है? इस वक्त इसकी लेंथ से बना। लेंथ कितनी है? 314। तो यहां पे आपको कोई पाई सब्स्टिट्यूट नहीं करना, r सब्स्टिट्यूट नहीं करना। आंसर इज डायरेक्टली 314। इज दिस वेरी क्लियर? तो गाइस यहां पे हमने क्या किया? हमने यहां पे एक ही क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन बनाए और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को सीखा। अगर आपको ये लगता है कि सर तो ऐसे ही सर क्या पढ़ा रहे हो सर, ये तो बहुत ही आसान सा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको चैलेंज करता हूं, यू विल लिटरली एंजॉय। ठीक है? Now we are doing question number 5. ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5 भी जो है आपका क्रिटिकल थिंकिंग को टेस्ट करेगा, और ये क्वेश्चन में आपके मल्टीपल कॉन्सेप्ट यूज होंगे। वेरी इंटरेस्टिंग, आप इसको समझने की जरूर कोशिश कीजिए। ठीक है? और सॉल्व करने की कोशिश करना अपनी नोटबुक में। सो 5th क्वेश्चन। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो कुछ मैं ऐसा दे रहा हूँ जो अक्सर हमने देखा है कि एंट्रेंसेस में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो क्या क्वेश्चन है? 5th क्वेश्चन। ठीक है? In the above question, if suppose there is a midpoint, on the string, ठीक है? If there is a midpoint C on the string, ठीक है? midpoint कौन सा, क्या नाम दिया उसका मैंने? C on the string. So ये अब मैं बनाऊंगा नहीं स्ट्रिंग, आपको रेफर करना है, ज्यादा मजा आएगा। ठीक है? So midpoint C on the string and
if an ant moves from C to B on string, find. अब यहां से मैं आपको डिस्टेंस से क्वेश्चंस कम पूछूंगा, डिस्प्लेसमेंट ज्यादा पूछूंगा। डिस्टेंस आपको पता चल गया, बहुत सिंपल होता है। डिस्प्लेसमेंट फोकस करते हैं। फाइंड डिस्प्लेसमेंट। तो पहला ऑप्शन जो यहां पे मैं आपको देता हूं, दिस इज 157 सेंटीमीटर, ठीक है। सेकंड ऑप्शन में यहां पे आपको देता हूं 100 सेंटीमीटर। थर्ड ऑप्शन यहां पे 314 सेंटीमीटर एंड लास्ट ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो गाइस इसको सिंपली आप सॉल्व कर सकते हो। आप ट्राई करिए इसको सॉल्व करने का, फिर हम सॉल्व करेंगे इसको। सो अगर हम इसका सोल्यूशन देखें तो बेसिकली आप स्ट्रिंग को जब ट्रांसफॉर्म करते हो तो यहाँ पे आपका पॉइंट ए बी है और बी भी है, आप जानते हो। सिंस मैंने सी पॉइंट कहां पे बनाया था, मिड पॉइंट पे बनाया था स्ट्रिंग की, तो यहाँ पे अगर ए से बी तक ये पूरी लेंथ है तो कहां पे आएगा हमारा मिड पॉइंट, इधर। दिस इज वेरी क्लियर। सो गाइस अगर यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये होता, इंस्टेड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इफ दे हैव आस्क्ड यू, या मैंने अगर आपको पूछा है कि यहाँ पे डिस्टेंस निकालिए तो कैसे करेंगे। सो गाइस डिस्टेंस जो होगा वो ए से बी ऐसे भी हो सकता है, या ए से सी ऐसे भी हो सकता है, या फिर अगर पूछा है सी टू बी तो ऐसे भी हो सकता है। बात है सेमी सर्कल की, यस और नो। हम में जानते हैं कि सरकमफ्रेंस 2 पाई r होता है, जिसकी वैल्यू इस वक्त कितनी है हमारी 314। बट यहां पे सेमी सर्कल कितना होगा, आधा सर्कल कितना होगा 157। सो गाइस जो हमारा डिस्टेंस है वो तो 157 आ गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, 157 सेंटीमीटर। और व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट कैसे करोगे, ये यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए मैंने ये बोला कि अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है ए से लेके सी तक का या सी से लेके बी तक का इस डायग्राम में, तो आप कैसे निकालोगे। आपको सी से बी तक जाना है, मतलब शॉर्टेस्ट पाथ चलना है डिस्प्लेसमेंट के लिए, शॉर्टेस्ट पाथ यही है, बिल्कुल क्लियर। और ये शॉर्टेस्ट पाथ कैसे इसका आंसर आएगा। सो गाइस आप ये जानते हैं कि ये शॉर्टेस्ट पाथ जो है ये डायमीटर है, और डायमीटर क्या होता है 2 टाइम्स रेडियस। तो आपको 2 टाइम्स रेडियस निकालना है। तो गाइस ये निकालने के लिए हम कैसे करेंगे इसको सॉल्व। दिख रहा है नहीं ना, कहां से जा सकता है, यहाँ जाएगा हो जाएगा बस ना, आगे जाएगा। हाँ वो ठीक है, क्योंकि लाइन बनाई थी ना मैंने। ना ये भी है। सो गाइस अभी वो वहां से एरो बनाया था, हाँ वहां से। सो गाइस ये 2r हम कैसे निकालेंगे। हम ये जानते हैं कि सर्कमफ्रेंस 2 पाई r इस वक्त कितना है हमारा, 2 पाई r है 314, जो कि आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। दिस इज वेरी क्लियर। सो यहां से 2r कितना हो जाएगा 314 बाय पाई। पाई की वैल्यू 22/7 होती है, बट यहां पे वही अप्रोच की बात आ गई, क्या लगाना है 3.14, ताकि हम कुछ कर सकें। इस पॉइंट को मैंने हटा दिया, चलेगा। 314 और 314 हो गया कैंसिल। 2r की वैल्यू कितनी आ गई 100। अब यहाँ पे लोग क्या करते हैं, r निकालते फिर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, सिंपल है। 2r की वैल्यू कितनी आ गई 100। दिमाग में फिट कर लीजिए, ये हमें चाहिए था 2r which is your diameter, तो 100 आपका आंसर हो गया। दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट। मजा आया होगा, कुछ सोचना पड़ा आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ गाइस लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ये जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है ये आपको पूरी तरीके से जज करेगा।
सो आपने आज तक क्या पढ़ा है? 8, 9, 10 में आपके फंडामेंटल्स कितने क्लियर हैं? और अगर नहीं है तो एक क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स के भी कुछ चीजें क्लियर कर देगा, और मैथमेटिक्स कैसे यूज होता है फिजिक्स में ही आपको बताएगा। ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड। सो इन द प्रीवियस क्वेश्चन, मतलब 5th क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन, 3rd क्वेश्चन, जब से हमारा स्ट्रिंग का क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है उस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं। दिस इज वेरी क्लियर। इन दैट क्वेश्चन suppose there is another point. Suppose there is another point D, okay, which is midpoint of A and C, which is midpoint of A and C. ठीक है? Now, if the and moves from A to B, find displacement. Very good question. समझने की कोशिश करना, ठीक है? पहला ऑप्शन जो मैं यहाँ पे दे रहा हूं, मान लीजिए दिस ऑप्शन इज 50 सेंटीमीटर्स, सेकेंड ऑप्शन 70.7 सेंटीमीटर्स, थर्ड ऑप्शन 157 सेंटीमीटर्स एंड फोर्थ ऑप्शन 78.5 सेंटीमीटर्स। क्लियर है? सो ये क्वेश्चन आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, नाउ आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन आउट और देखते हैं कि इसका आंसर कैसे आएगा। तो गाइस, अगर हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, मान लीजिए आपने डायग्राम बनाया, सर्कल बना दिया, हमें पता है कि ए और बी पॉइंट यहाँ पे है, सी पॉइंट यहाँ पे है। सपोज देयर इज अनदर पॉइंट डी विच इज द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड सी, मतलब ए और सी का मिड पॉइंट है स्ट्रिंग के ऊपर। मतलब अगर ये स्ट्रिंग है, ये पॉइंट अगर ए है, ये पॉइंट बी है, तो ये सेंटर पर सी, और अब ये ए और सी का क्या है, मिड पॉइंट, मतलब ये पॉइंट यहाँ पे। क्या रहेगा? क्लियर है? इस वक्त इस कैटेगरी में डी पॉइंट या तो यहां प्लॉट करोगे या फिर यहां प्लॉट करोगे, एज यू विश। मान लीजिए मैंने यहां पे प्लॉट कर दिया डी। नाउ इफ द एंड मूव्स फ्रॉम ए टू डी, मतलब एंड यहां से यहां चल के आ जाता है। ठीक है? फाइंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना है। तो गाइस, अब आपका कॉन्सेप्ट ये बताता है कि शॉर्टेस्ट पाथ क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये, और इसको हमने क्या पढ़ा है, कॉर्ड। ये कॉर्ड क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है? ये कॉर्ड आपको निकालना है, कैसे निकालोगे, सोचिए, थिंक। इसलिए मैंने इसको क्रिटिकल थिंकिंग कैटेगरी में रखा है कि आपको सोचना पड़े। यस, अगर आपको नहीं समझ में आता तो हमें कैसे करना है, देखिए यहाँ पे ये और इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो गाइस, ये रेडियस है और ये भी रेडियस है, ये 90 डिग्रीज है यहाँ पे। ये जो कॉर्ड बना है, ये कॉर्ड इस ट्राइंगल का पार्ट है जिसके अंदर एक 90 डिग्री का एंगल है और बाकी के दोनों साइड रेडियस है। तो क्या हम इसको आराम से निकाल सकते हैं? यस। नाउ गाइस, ये रेडियस आप वापस, अगर ये इंडिविजुअल क्वेश्चन होता तो आपको रेडियस निकालना पड़ता। कैसे? 2 पाई r इज इक्वल टू 314 कर लेते, यहां से आपको सॉल्व करके रेडियस की वैल्यू कितनी आ जाती, 50। पिछले सम में 2r की वैल्यू कितनी आई थी, 100, देयरफॉर r की वैल्यू कितनी हो गई, 50।
ये प्रोसीजर है। बट सिंस मैं आपको कॉन्जिक्यूटिव क्वेश्चंस दे रहा हूं तो आप पिछला डेटा यूज कर सकते हो, ठीक है। सो आपको r की वैल्यू कितनी आई थी 50। दिस इज वेरी क्लियर। अगर वो क्वेश्चन नहीं कराया होता तो आपको पूरा सॉल्व भी करना होता। मैं फिर से एक बार चाहिए तो लिख देता हूं 2 पाई r की वैल्यू कितनी है, मतलब 2 पाई r सर्कमफ्रेंस की वैल्यू है 314। यहां से हमारे r की वैल्यू हो गई 314/2 पाई, 314/2 और पाई की वैल्यू है 3.14। इसको हटाया, ये सॉल्व किया, 100/2 which is 50। तो गाइस हमारे r की वैल्यू कितनी आ गई गाइस 50 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा 50, ये भी हो गया 50, ये कितना होगा, इसको सॉल्व करिए। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पे तो नोटिस करो कैसे कर रहा हूं मैं इसको। सो दिस विल बी नथिंग बट रूट ऑफ, डायरेक्टली देखो सब नहीं लिख रहा, ठीक है, रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, क्या लिखा, विच विल बी 2r स्क्वायर, विच विल बी नथिंग बट, अगर रूट 2 को बाहर कर दिया जाए तो रूट 2 इंटू r। क्लियर। r की वैल्यू कितनी है 50, तो गाइस ये बन गया 50√2। अगर थोड़ी भी आप गलती कर देते हो तो आपको आंसर मैच नहीं करेगा। अब 50√2 क्या आपके ऑप्शंस में है, नहीं है। यहां पे जब आप 11th में पूरी तरीके से आ जाओगे तो आपको कुछ चीजें बताई जाती है, जिसको हम बोलते हैं प्री रिक्विजिट्स। क्या बोलते हैं, प्री रिक्विजिट्स। √2 की वैल्यू मैं आपको बता रहा हूं 1.414, ठीक है। कितनी वैल्यू √2 की 1.414। और एक और वैल्यू मैं आपको बता रहा हूं विच इज 1/√2, इसकी वैल्यू होती है 0.707। अब आपके सामने एक अप्रोच फिर से आती है कि अब आप इसको सॉल्व कैसे करें। तो पहला तरीका, अगर मैं 50 को मल्टीप्लाई करवा दूं √2 की वैल्यू से, बट टीडीएस सॉल्विंग दिख रहा है 1.414 into 50। अगर आप इसको करके देखेंगे तो आप करते रहेंगे, बट हमें क्या करना है, टाइम को बचाना है। मैंने आपको एक और वैल्यू दिया 1/√2 कि थोड़ा अगर आप यहाँ पे दिमाग लगाते तो आप एक काम कर सकते हैं कि 50√2 को मल्टीप्लाई डिवाइड बाय √2 कर दीजिए, चलेगा। यहां से गाइस √2 into √2 कितना बन गया 2, और नीचे है √2। 50√2 is 100 और 1/√2 को अलग से लिख दिया। 1/√2 कितना होगा गाइस 0.707। नाउ इस मल्टीप्लाई जो 100 के साथ है, ये फिर जो तुम्हारा डेसिमल है उसको शिफ्ट करेगा। ये जो मल्टीप्लाई है 0.707 का 100 के साथ, ये सिर्फ डेसिमल शिफ्ट करेगा और आपका आंसर कितना बन जाएगा 17.7। यही आंसर इससे भी आएगा। बट ये तो आप दिमाग में भी कर सकते थे, कैसे, ठीक है। 50√2 अच्छा, √2 से √2 को मल्टीप्लाई किया, नीचे डिवाइड किया, यहाँ पे 2 हो गया, 52 का 100। Yes or no? 1/√2 0.707 multiplied with 70.7. This is the way you have to solve it. क्या मेरी बात एकदम क्लियर है? So guys, आज हमने काफी सारे क्वेश्चंस कवर अप किए हैं। मैंने कोशिश ये की है कि मैं आपको काइनेमैटिक्स मोशन इन 1D एटलीस्ट कवर अप कर सकूं, और इसमें भी मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ रश अप किया है। I have kept a constant focus on two concepts known as displacement and distance। और गाइस ये अगर आपका बेस क्लियर हो जाए, अगर आपका कोई चीज पे अच्छे से अगर आपकी महारत हासिल हो जाए, तो आप नेक्स्ट जो कि है स्पीड और वेलोसिटी, उनको बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हो। और गाइस यही मैं चाहता हूं कि आप रटे नहीं, आप बाय हार्ट ना करें, और एक एक क्वेश्चन बाय क्वेश्चन करते हुए हमारा टीचिंग मेथोडोलॉजी है विच इज नथिंग बट conceptual understanding, approach development, then followed by critical thinking and finally logical analysis। इसके साथ एकदम अच्छे से अगर आप कोई क्वेश्चन को गो थ्रू करते हैं, सॉल्व करते हैं, अपनी प्रैक्टिस में इस टाइप की टीचिंग मेथोडोलॉजी को लेके आते हैं, तो डेफिनेटली आप आने वाले समय के बहुत अच्छे इंजीनियर या एक मेडिकल एस्पायरेंट के रूप में फ्लाइंग कलर्स सक्सीड कर सकते हैं।